हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और हमने एक एग्जांपल देखा था अकेला वाला। आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 3.1 कंप्लीट हो गया था और 3.2 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 3.2 में है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने पिछले सेक्शन में ये देखा था कि कैसे जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं लीनियर इक्वेशन का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन के फॉर्म में कैसे करते हैं। यू हैव ऑल्सो सीन दैट लाइन्स में इंटरसेक्ट और में बी पैरेलल और में कोइंसाइड। मतलब लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर सकता है, पैरेलल हो सकता है और में भी वो कोइंसाइड भी कर सकता है। मतलब दोनों पे अगर एक दूसरे पे दोनों लाइन है, ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं। कैन वी सॉल्व देम इन ईच केस एंड इफ शो हाउ we shall try and answer these questions from the geometrical point of view in the section. Let us look at the earlier example one by one. In the situation of example 1, find out how many rides on giant wheel Akhila had and how many times he played hoopla. ओके, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये एग्जाम्पल देखा था कि ये अखिला वाला। ओके, तो इसमें हमको फाइंड करना है कि कितना वो राउंड जो है वो जियांट व्हील पे उसने राइड किया और कितने टाइम्स उसने हुपला प्ले किया। ओके, सो इन फिगर 3.2 you noted that equation representing the situation are geometrically shown by two lines intersecting at 4.4, जो वो आपका टू लाइंस था वो जो है वो 4,2 पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। therefore द पॉइंट ऑफ 4,2 ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये जो है ये ग्राफ, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था 4.2 पे, ठीक है। Therefore, the point 4.2 lies on the lines represented by both the equation x minus 2y equal to 0 and 3x plus 4y equal to 20, and this is the only common point। और ये जो है एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई करने के लिए जो x का और y का जो वैल्यू है, जैसे 4,2 पॉइंट है, ठीक है, 4,2 पॉइंट है। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है? 4 है और y के जगह पे क्या है? 2 है। तो x और y के जगह पे जो वैल्यू है, मतलब कि x का वैल्यू हुआ 4 और y का वैल्यू हुआ 2। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ये पॉइंट जो है वो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब उस पे है, ठीक है। तो जब उस पे होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ये जो है ये 4,2 जो है वो सॉल्यूशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस 4,2 इज ओनली कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द लाइंस देयरफॉर देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखिए जब आप ग्राफ देखेंगे यहाँ पे तो ग्राफ जो है ये क्या कर रहा है? एक जगह पे कट कर रहा है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, और यहाँ पे इधर एरो है, इधर भी एरो है। तो ये आगे आप इसको कितना भी आगे तक बढ़ा लो, ये फिर से क्या होने वाला है? दूसरी जगह पे कहीं कट करने वाला नहीं है, एक ही पॉइंट होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ ओनली वन होगा, ठीक है। और आगे हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस कंडीशन में जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा, तो वो डिस्कस करेंगे आगे। आप लोग देखिए आगे। Thus the number of rides Akhila had a giant wheel is 4। जो हमने एक से जूम किया था giant wheel का, तो वो 4 राउंड जो है वो कंप्लीट करती है। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड होपला इज 2, और वो होपला जो है वो 2 टाइम्स खेलती है।
In the situation of example 2, can you find the cost of each pencil and each eraser? So हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 जो डिस्कस हम लोगों ने किया था, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो रोमिला ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स रुपीज 9। तो वो जो है वो 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर परचेज करती है 9 रुपीज में। एंड हर फ्रेंड सोनाली जो है वो 4 पेंसिल और 6 इरेजर परचेज करती है वो 18 रुपीज में। तो हमको बतलाना है कि ये जो है इसका इक्वेशन ये है। तो x और y का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप लोग देखिए, इस कंडीशन में ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो यहाँ पे जब यहाँ से आप दोनों का इक्वेशन ड्रॉ करोगे तो इक्वेशन जो है वो जो लाइन होगा यही लाइन होगा, ठीक है। दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इस कंडीशन में जो x और y का वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इस कंडीशन में x और y का वैल्यू इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि जो ग्राफ था वो क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे पे कंसाइड कर रहा था, मतलब दोनों एक दूसरे पे ही था, ठीक है, ऐसे। तो ये जो कंसाइड कर रहा है मतलब कि यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे कुछ एक्स वाई का वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट, इन द सिचुएशन ऑफ एग्जांपल 3, एग्जांपल थर्ड का अगर बात करें, कैन द टू रेल्स क्रॉस ईच अदर, मतलब क्या कोई दो रेल एक दूसरे को, जैसे रेल का मतलब क्या हुआ कि जो आपने स्टेशन में देखा होगा रेल का जो पटरी होता है, ठीक है, वो पटरी जो है वो दो होता है, ठीक है। एक इधर और एक इधर, एक जो उसका व्हील होता है ट्रेन का वो इस पे होता है और दूसरा व्हील इस पे होता है। तो ये क्या दोनों जो रेल्स हैं, ठीक है, ये क्या दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पे है, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो यहाँ पे। तो इस एग्जाम्पल में क्या, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये दोनों जो है वो दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे कहीं भी, मतलब एक दूसरे के दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। जब पैरेलल होगा तो वो कंडीशन आपका ये थर्ड वाला कंडीशन है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। इन फिगर 3.4 जो कि अभी हम लोगों ने देखा, the situation represented geometrically by two parallel lines. Since the lines do not intersect at all, the rails do not cross. This also means that the equation have no common solution. In this case, there is no common solution because rails cannot intersect each other, and when both lines are not intersecting each other, therefore we cannot get any common solution in the pair of linear equation. So I hope it is clear. So in this case there is no solution, okay. So we can now summarize the behavior of lines representing a pair of linear equation in two variables. मतलब अब हम लोग समराइज करते हैं कि आखिर में कौन कौन से तीन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपका ये है कि द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, जो लाइंस है वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे वो क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, और इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ओके। दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसको बोल सकते हो वन सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें वन सॉल्यूशन होगा, वन कॉमन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन।
फिर सेकेंड है आपका द लाइन्स में बी पैरेलल, मतलब जो लाइन्स जो है वो दोनों पैरेलल्स हो सकते हैं। जब दो इक्वेशन लिखेंगे तो हो सकता है कि या तो इंटरसेक्ट करे, तो इंटरसेक्ट करेगा तो फर्स्ट कंडीशन बनेगा, फर्स्ट कंडीशन होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है लाइन्स में भी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में जो कि अभी हम लोगों ने लास्ट कंडीशन देखा था, इस कंडीशन में जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो नो कॉमन सॉल्यूशन होगा। जब नो कॉमन सॉल्यूशन होगा मतलब इसका इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। ओके, किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं। फिर थर्ड है, या फिर इसको आप बोल सकते हो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हम लोग बोलते हैं, इसको कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब डीपली पढ़ते हो। मेरा काम है बता देना आपको, ठीक है, तो आपको इसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो be careful and focused. The lines may be coincident. In this case, the equations have infinitely many solutions. जब दोनों लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाए, ठीक है, इस तरीके से कॉन्साइड कर जाए दोनों एक दूसरे पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो इनफिनाइट सॉल्यूशन है उसमें, ठीक है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन। मतलब हर एक पॉइंट पे देखो, यहाँ पे भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे, हर पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब कि इसमें इतने ज्यादा सॉल्यूशन होंगे कि पूछो नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है, या फिर डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए कंसिस्टेंट कौन कौन सा हुआ, तो कंसिस्टेंट का बात करोगे आप तो ये हो गया जो कि एक जगह पे कट कर रहा था, ठीक है, और दूसरा जो है ये कॉन्साइड कर रहा था, उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। और जो आपका पैरेलल है उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट है लेट अस नाउ गो बैक टू द pairs of linear equation formed in example 1, 2 and 3 and note down what kind of pair they are geometrically। अब हम लोग बात करेंगे कि मतलब वो किस तरीके के इनका स्ट्रक्चर है इक्वेशन का। तो हम लोग तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो कि अखिला वाला एग्जांपल था वो ये है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, जो कि ये इंटरसेक्ट कर रहा था एक जगह पे। ओके, 4,0 पे, याद आया, 4,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर नेक्स्ट है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड कंडीशन था जो कि कंसाइड कर रहा था एक दूसरे पे। फिर थर्ड कंडीशन जो था वो रेल वाला था जो कि एक दूसरे का पैरेलल था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन इक्वेशन को गौर से देखो और समझो, समझने का प्रयास करो आखिर इसका स्ट्रक्चर है कैसे, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा आगे आपको इसको डिस्क्राइब करूँगा। तब तक आप वीडियो को जो है वो 1 मिनट के लिए पुश कर दो, उसके बाद आप लेट्स थिंक इन दिस थ्री इक्वेशंस। ओके, और सोचो कि आखिर क्या है ये इन तीनों इक्वेशन में क्या मतलब कि हमको दिख रहा है, जिसकी वजह से हम क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि तीनों इक्वेशन देखते के साथ हम बता दें कि ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, या फिर ये इनकंसिस्टेंट है, या फिर इसका जो सॉल्यूशन होगा वन सॉल्यूशन होगा, या फिर ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, या फिर इनफिनिट सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके का हम क्या बता सकते हैं। तो ये चीज आपको सोचना है। पॉज द वीडियो फॉर 1 to 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट इफ you cannot understand it in 5 minutes, so play and I am continuing. Okay, so let us now write down the compare the values of a1 divided by a2 comma b1 by b2 and c1 by c2 in all the 3 examples here. a1 b1 c1 and a2 b2 c2 denoted the coefficient of इक्वेशन गिवन इन द जनरल फॉर्म इन अ सेक्शन 3.2। तो यहाँ पे जो है ए1 b1 c1 आप पूछोगे क्या है सर,
तो यहाँ पे अगर बात करो तो a1 जो है वो क्या होता है, हम लोग अगर जनरल इक्वेशन का बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके का क्या होता था, हम लोगों ने जनरल इक्वेशन इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे कि अगर दूसरा इक्वेशन लिखना होगा कोई, तो ये इसमें हम लोग लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ये हो गया आपका ये जो है लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर डिग्री का बात करोगे x और y का, तो यहाँ पे x और y का जो डिग्री है, पावर जो है वो 1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो जब लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो हम लोग दो इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पेयर। तो अब लीनियर इक्वेशन है तब बोलेंगे इन दोनों इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फिर 2 नंबर में भी है। ठीक है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा a1, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो a1 के जगह पे 1 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट 3 है, यानी कि x के जगह पे a1 के जगह पे 3 है। तो ये सेकेंड इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन में a2 जो है वो 3 है। तो उस तरीके से हम कंपेयर करेंगे, एक टेबल ऐसे बना लेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हो गया, और a1/a2 करेंगे तो a1/a1 का वैल्यू क्या है? तो x का कोफिशिएंट a1 है, तो a1 का वैल्यू 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, मतलब a2 का वैल्यू 3, तो ये हो गया 1/3। अब b1/b2 करना है, तो b1 इसमें क्या है? तो b1 -2 है, और यहाँ पे b2 जो है 4 है, तो -2/4। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए b1/b2, ये इस इक्वेशन को देखिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है, फिर इसमें y का कोफिशिएंट b1 है, दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2 है, फिर कांस्टेंट टर्म इसमें c1 है, इसमें c2 है। तो यहाँ पे आपका c1/c2 का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 0 है। ठीक है, कोई टर्म नहीं है तो 0 है, तो 0/-20। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -20 है, तो -20। इस चीज का ख्याल रखेंगे, जो साइन पहले है वो बहुत ही आपका मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे -20 हुआ। फिर अगर कंपेयर करें रेशियो का, तो a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर है? नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो फिर तीसरा देखेंगे ही नहीं, अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तो अब हम लोग इसको लिखते क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन अगर हम बात करें, तो ये जो है वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर इस तरीके का हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हुआ, कोई भी इक्वेशन आप ले लो, उसका चेक करो, a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है, तो वो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, और वो भी कहाँ पे? किसी एक पॉइंट पे। फिर सेकेंड इक्वेशन था मेरा, तो सेकेंड इक्वेशन का भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो a1/a2 के लिए x का कोफिशिएंट 2, फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4, तो 2/4 होगा। फिर b1/b2 तो 3/6, फिर c1/c2 -9/-18, माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है। ओके, अब हम बात करें 2/4 और 3/6 का, तो 2/4 क्या हो जाएगा? इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 1/2, इसको कट कर दो तो ये भी हो जाएगा 1/2, इसको कट करो तो ये भी हो जाएगा 1/2। मतलब कि ये बराबर हो गया इसके 1/a2 इक्वल टू b1/b2 है। फिर तीसरा देखेंगे, तीसरा भी क्या इक्वल है क्या? तो हाँ, तीसरा भी इक्वल है। तीसरा इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्सिडेंट करेगा। कॉन्सिडेंट लाइन मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा। ठीक है, तो जब ये तीनों रेशियो अगर इक्वल हुआ, तो ये आपका कॉन्सिडेंट होगा। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन मतलब अगर सॉल्यूशन का बात करें, तो इसमें सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन, कहीं कहीं पे मेनी सॉल्यूशन लिखा रहता है। ठीक है, तो मेनी सॉल्यूशन लिखा रहता है, ये नहीं घबराना है कि इसका क्या करें, इनफाइनाइट लिखा ही नहीं है।
तो इनफाइनाइट लिखा रहेगा या फिर मेनी सॉल्यूशन लिखा रहेगा। तो ये सारा चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे होगा 1/2, फिर ये हो गया आपका 2/4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4/12। अब यहाँ पे देखिए 1/2 है, यहाँ पे 2/4 है, तो 2/4 को कट कर सकते हैं, तो ये हो गया 1/2। तो अब देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर है। तो अब चेक करेंगे c1/c2 का क्या हाल है भाई। तो 4×3 12, ठीक है। तो ये हो गया 1/3। तो c1/c2 जो है वो इसके बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन मिले कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर है और तीसरा c1/c2 का रेशियो बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन होगा रेल वाला, जो कि पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये किसका कंडीशन होगा, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन में क्या होता है कि सॉल्यूशन की अगर बात करें तो उसमें नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन। From the above table, you can observe that if the lines represented by the equation this, ठीक है, मतलब ये जो कि मैंने पहले बता चुका है। तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये आपको सोचने के लिए क्यों दिया था। अब आप आसानी से थिंक कर सकते हो कि कैसे कोई भी इक्वेशन देख करके आप बता सकते हो कि ये इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बिना सॉल्यूशन, बिना सॉल्व किए हुए। ओके, बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हो कि इंटरसेक्ट करेगा या फिर कोइंसाइड करेगा या फिर पैरेलल होगा। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से हमको पता चल जा रहा है। तो यही चीज है। फिर एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। इस पेयर ऑफ इक्वेशन का चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है। इफ सो, अगर है कंसिस्टेंट तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि या तो वो कहीं पे एक जगह पे कॉमन सॉल्यूशन होगा या फिर वो एक दूसरे पे कंसाइड करेगा। यही ना कंसिस्टेंट का मतलब आ गया ना आपका कंसिस्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दिस इज कंसिस्टेंट और नॉट। सो यहाँ पे रेशियो हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। तो x यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा b1/b2, तो ये हो गया +3/-3। तो इसका वैल्यू तो -1 होगा और ये 1/2, 1/2 जो है वो नॉट इक्वल टू -1 है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है। तो मतलब ये जो है आपका कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है। मतलब ये कैसा वाला कंसिस्टेंट है, क्या कंसाइड करेगा, नहीं, ये जो है वो एक दूसरे को कहीं एक जगह पे कट करेगा। ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी वो भी कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड भी मैंने बताया था पिछले क्लास में कैसे करते हैं। अब हम लोग बारी बारी से दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमको दो वैल्यू चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग 4 वैल्यू निकालते हैं ताकि वो कहीं पे गलत ना हो, लेकिन 2 वैल्यू निकाल करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू जो है वो होगा आपका 2। रेंडमली हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू निकालोगे तो ये होगा 6, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन का अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू -4 होगा, ठीक है। फिर x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y का वैल्यू -2। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे 0 3 रखे हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 0, दूसरे वाले में y का वैल्यू 0। तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई ऐसा नंबर चुनते हैं जो कि आपका इंटीजर हो कोई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 6 2 0, ये सारा क्या है, इंटीजर है। 0 3 -4 -2 ये क्या है, इंटीजर है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे y के जगह पे 0 रखो, y के जगह पे इस इक्वेशन में 0 रखोगे तो 2x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी ये क्या हुआ कि आपका आया तो इंटीजर है, लेकिन जो 6 है y का वैल्यू 6 होगा और x का y का x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, ठीक है।
लेकिन इस कंडीशन में दिक्कत क्या है कि ये जो 6 है थोड़ा सा लार्ज नंबर है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग ऐसा वैल्यू ट्राई करेंगे जो कि 0 के आसपास हो और मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हो, नहीं तो हमको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने में हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। मतलब जैसे मान लो कि अगर आपका x का वैल्यू 50 आ जाता है या फिर y का वैल्यू 50 आ जाता है, तो अगर कोई वैल्यू 0 है तो उसको आपको बड़ा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है जब आप इस तरीके का वैल्यू आता है। तो नेक्स्ट है उसके बाद इसको प्लॉट करेंगे तो 0 और 2, 0 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे, फिर 6 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 3y = 6, मतलब ये। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए 0, -4 यहाँ पे है और 3, 2 जो कि यहाँ पे, 3, -2 जो कि यहाँ पे होगा। 3 ये हुआ, -2 ये हुआ। ठीक है, 3 ये देखने का तरीका क्या है, तो x एक्सिस में क्या है, 3 है तो 3। अब 3 जो है वो ऐसे इसका विस्तार है। ठीक है, और -2 तो -2 y में नीचे होता है तो -2 यहाँ पे, तो 3 और -2 तो ये हो गया आपका 3, -2। तो ये दो पॉइंट हमको मिल गया, तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग लंबा सा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करेगा, सपोज यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को अगर देखिए तो ये जो है वो x एक्सिस पे 6 है और y एक्सिस x एक्सिस पे ही है, तो ये मतलब y का वैल्यू 0 होगा, तो ये हो गया आपका 6, 0। ठीक है, तो इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि ये एक जगह पे कट कर रहा है और इस पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था ये कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे b जो है वो 6, 0 हुआ आपका। ठीक है, b मतलब ये कि इसका जो सॉल्यूशन है वो 6, 0 होगा, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। अब हमको ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हमको पता करना है कि ये इनफिनिट है, मेनी है, नो सॉल्यूशन है। तो इसको आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना है, a1/a2 का रेशियो निकालना है, a1/a2 = b1/b2 करके चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट इक्वेशन का बात करो तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 5 है तो a1 का वैल्यू 5 और दूसरी इक्वेशन में a1 का वैल्यू 3 है तो 5/3। नेक्स्ट यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -8 रखो, फिर यहाँ पे -24/5, -24/5। ठीक है, तो 5 ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, तो 5/3 आया। तो एक बार हम लोग C1/C2 भी चेक करेंगे तो C1/C2 क्या है, 1/3/5। ठीक है, तो ये भी 5/3 आ गया, मतलब ये तीनों बराबर है, तीनों इक्वल होता है तो कौन सा कंडीशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चंपा वेंट टू a sale to purchase some plant and skirt when her friend asked her how many of each she had bought. She answered the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब हम लोग पैंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं x से और स्कर्ट को y से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्कर्ट को y से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा जो इक्वेशन आएगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है
the number of escorts is two less than the twice of number of pants. Pants कितना है तो 2x से 2 कम जो है वो escorts है, तो y इक्वल टू 2x माइनस 2। फिर एक और दिया हुआ है आपका also the number of escorts is 4 less than, तो 4 लेस देन है तो 4 देन 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स। पैंट्स जो है वो 4 टाइम्स से 4 कम जो है वो स्कर्ट्स है। तो ये दो इक्वेशन हमारा बन गया। फिर इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखेंगे एक बार, फिर एक बार 0 रखेंगे, तो ये आप कर सकते हो अब। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे, जो जो पॉइंट मिला उसको हम लोग इस पे ग्राफ पेपर पे डॉट कर देंगे और दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये एक लाइन है और दूसरा लाइन ये है, तो ये दोनों जो है वो 1,0 पे कट कर रहा है। तो 1,0 पे कट कर रहा है, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 1 है, मतलब कि नंबर ऑफ पैंट्स जो है 1 और स्कर्ट्स का जो वैल्यू है 0। ठीक है, तो y का वैल्यू 0। तो यहाँ पे द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1,0, so x equal to 1 and y equal to 0 is the required solution of pair of linear equation, that is the number of pants purchased is 1 and she did not buy any skirt, और उसने स्कर्ट एक भी नहीं खरीदा है। ठीक है, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप क्या करो, जो वैल्यू आया है x और y का वो इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 हो गया, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है।
सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज का आपका होमवर्क जो है वो 3.2 जो है वो आप लोग करेंगे होमवर्क में, और फिर हम लोग जो है आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 3.2 में आपका ये कुछ क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें दो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आप लोग ग्राफिकल मेथड पे उस पर रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, और रिप्रेजेंट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। फिर सेकेंड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इस रेशियो कंपेयर करके बताना है कि वो उसका वन सॉल्यूशन होगा या फिर पैरेलल होगा या फिर कोइंसाइड करेगा, ये सारा कुछ। फिर थर्ड है ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2 एंड बताना है ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, या फिर इनकंसिस्टेंट। ओके, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो वो सारा कुछ आप बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन बताना है। तो ये जो है वो पहले चेक कर लेना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो लिख देना है कि ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है मतलब कि इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है, जो कंसिस्टेंट है उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, वो ग्राफिकल मेथड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, ये जो है ये दिया हुआ है, इससे आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं अगले क्लास में इस सबको डिस्कस करूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर। हाँ, ये जो है वो लीनियर इक्वेशन एक दिया हुआ है और दूसरा एक लीनियर इक्वेशन लिखना है, और लिख करके देखना है कि ये एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो और पैरेलल लाइन्स हो और कॉन्सिडेंट हो। तो आप क्या करोगे कि जो दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, 2/A2 का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल होना चाहिए 3/B2 के। तो कोई भी एक ऐसा A2 B2 का नंबर ले लेना, हो जाएगा। फिर पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, A1 2/A2 इक्वल टू 3/B2, और C1/C2 जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो C2 के जगह पे कुछ और रख देना, और A2 के जगह पे क्या है 2 है, और B2 के जगह पे 3 है, तो 2 और 3 ही रख देना, ठीक है। या फिर चाहो तो यहाँ पे 4 रख सकते हो, यहाँ पे 4